नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने डिसिप्लिन के बारे में जाना कि कैसे ये इमर्ज हो रहा है, और हमने देखा कि जो आईआर का जो डिसिप्लिन है उसके जो ओरिजिन को लेकर या इवोल्यूशन को लेकर हम दो तरीके से बात कर सकते हैं। एक तरीका जो है वो है एक ट्रेडिशन ऑफ थॉट यानी चिंतन की परंपरा, और दूसरा जो तरीका है जो हम बता सकते हैं कि ये इस तरीके से इवॉल्व हुआ वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का मतलब ये है कि वो कौन कौन सी घटनाएं जिनके द्वारा इस डिसिप्लिन को आगे बढ़ने में मदद मिली, ठीक है। जिसमें से 1648 की वेस्टफेलिया की जो ट्रीटी है, या उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध है यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। तो ये दो तरीके हैं हमारे को इस डिसिप्लिन को देखने के तरीके कि ये किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। तो जो आज जो हम चर्चा करेंगे वो डिबेट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि जो डिबेट्स है इसके अंदर, आईआर के अंदर जो आईआर की डिबेट्स हैं, तो जो सबसे पहला जो डिबेट्स है, यानी एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि जैसे अगर आप एग्ज़ाम में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और इसकी जो प्रगति के दौरान कौन कौन सी डिबेट्स सामने आई, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट आपको डिबेट के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले कि किसी किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकता है। देखिए, अगर आप अपने सिलेबस को देखते हैं तो यहाँ पे जो डिबेट्स दे रखी है वो आपको तीन डिबेट्स करनी है, ठीक है। देखिए, डिबेट्स आइडियलिज्म, रियलिज्म, साइंस एंड क्लासिकल मेथड, और है इंटर पैराडाइम डिबेट। तो ये तीन डिबेट आपको करनी है, और इस वाले लेक्चर में आज हम जो ये डिबेट्स का ही टॉपिक करेंगे कि, और ये डायरेक्टली इन ये आपका इवोल्यूशन से डील करता है, ठीक है, कि डिसिप्लिन कैसे इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आज हम वैसे डिबेट्स बहुत सारी है, लगभग 4 5 6 डिबेट्स हैं, मगर ये जो शुरू की जो डिबेट्स है यानी जिसमें आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, इन डिबेट्स को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है क्योंकि ये जो फर्स्ट 3 डिबेट है जिन्होंने जो डिसिप्लिन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो विषय है उसको बहुत ही मजबूती प्रदान करी। और लास्ट क्लास में हमने जो थोड़ा सा क्रक्स जो है जो हमने देखा था कि डिबेट के बीच में एक रियलिज्म और लिबरलिज्म किस तरीके से सोचता है, वो लास्ट क्लास में हमने इस टेबल के माध्यम से हमने समझने की कोशिश करी थी। इसी को कंटिन्यू करते हुए और भी बाकी जो डिबेट्स है उसको आज हम करेंगे। अब देखिए, जो पहला जो डिबेट है यानी जो पहला जो विवाद है, पहला विमर्श कह सकते हैं, ठीक है। जो विमर्श है ना वो इसको लेकर है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो आईआर है, इसमें हमें क्या अध्ययन करना चाहिए, व्हाट टू स्टडी, मतलब क्या अध्ययन करें, इसको लेकर है। और कैसे अध्ययन करें, ठीक है, कैसे अध्ययन करें, इसको लेकर डिबेट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हमारे पास दो फील्ड आ जाती है, ठीक है। एक आपका आ जाता है आपका रियलिज्म, ठीक है, रियलिज्म। दूसरी तरफ आपका आ जाता है जिसे कह सकते हैं आइडियलिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है, या जो भी लिबरलिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये डिबेट है कि ये दोनों जो पक्ष हैं, ये इसको आप लिख सकते हैं, ये जो साइड है, ये जो पक्ष है, ये बोलती है कि क्या अध्ययन करा जाए, ठीक है। इसके माध्यम से अलग चीजें हैं, ठीक है। और जो आइडियलिज्म है, क्या अध्ययन करा जाए, इसके लिए अलग है, ठीक है। तो जो पहला जो डिबेट है वो किसके बीच में है कि जो डिसिप्लिन है, जो आईआर का जो अध्ययन है, उसकी ऑन्टोलॉजी क्या होगी, ऑन्टोलॉजी, ठीक है। और दूसरा क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी, ठीक है।
अब ये जो टर्म है ना, ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी, ये आपके फिलोसफिकल टर्म्स है, ठीक है। फिलोसफिकल टर्म्स कैसे कि जो ऑन्टोलॉजी है वो बताता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, कि नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, यानी कि जो हम ज्ञान बना रहे हैं वो किस पे आधारित बना रहे हैं, ठीक है। ऑन्टोलॉजी। और ज्ञान कैसे निर्मित हो रहा है, ठीक है। जैसे हम बात करें, जैसे ज्ञान कैसे निर्मित हो रहा है हम सबके लिए, हमारी जो सेंसेस है, ठीक है, उसके द्वारा हम ज्ञान निर्मित कर रहे हैं। जैसे ये दुनिया किस तरीके से अस्तित्व में आई, तो हम वो धीरे धीरे अपना नॉलेज हम कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो यही दो क्वेश्चन थे शुरू में, जो पहला जो डिबेट था कि आईआर की ऑन्टोलॉजी क्या है, उसे क्या अध्ययन करे, वो क्या अध्ययन करे, ठीक है। दूसरा, कैसे अध्ययन करे, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिबेट चल रहा है, ठीक है। तो रियलिज्म ऑन्टोलॉजी आईआर की ऑन्टोलॉजी को अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है, एपिस्टेमोलॉजी को अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है। दूसरी ओर आइडियलिज्म आईआर की ऑन्टोलॉजी अलग तरीके से बताता है, एपिस्टेमोलॉजी अलग तरीके से बताता है, ठीक है। तो इस चीज को डिबेट है, ठीक है। तो आईआर की जो पहली डिबेट है वो किसके बीच में है, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे जो आपके सिलेबस में भी दे रखा है यहाँ पे कि आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, आइडियलिज्म और रियलिज्म। तो आइडियलिज्म आईआर का कैसे अध्ययन करें उसका अलग पक्ष है, और कैसे अध्ययन करें वो अलग है। और वही दूसरी ओर आइडियलिज्म कैसे अध्ययन करें, क्या अध्ययन करें, उसका अलग पक्ष है, ठीक है। तो पहला जो डिबेट है वो इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आईआर है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो आईआर है, इसकी ऑन्टोलॉजी क्या है, ऑन्टोलॉजी, ठीक है, क्या है, या एपिस्टेमोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी। इस एपिस्टेमोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। तो आप अगर हिंदी में अर्थ देखें, जो ऑन्टोलॉजी का मतलब है वो उसे बोलते हैं वस्तु मीमांसा, या सत्ता मीमांसा भी कई जगह इसका यूज करा जाता है, सत्ता मीमांसा। कि जो ज्ञान की जो सत्ता है वो क्या है, ठीक है, और ज्ञान किस तरीके से निर्मित करा गया है, वो आपकी ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी। तो जो पहला जो डिबेट है वो इस बीच में है, ये आप अपना फंडामेंटल एकदम यहाँ पे क्लियर करिए। जो पहला जो डिबेट है वो किसको लेकर है कि जो आईआर है, आईआर की ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी क्या होनी चाहिए, ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी क्या होनी चाहिए, इसको लेकर है कि क्या है। तो उसके लिए रियलिज्म अलग तरीके से ऑन्टोलॉजी को आईआर की ऑन्टोलॉजी को अलग तरीके से डिफाइन करता है, और आइडियलिज्म अलग तरीके से। मगर यहां पे याद रखिए कि डिबेट हो किसके बीच में रही है, रियलिज्म और आइडियलिज्म, इन दोनों के बीच में हो रही है, इनके थिंकर्स के बीच में और आइडियलिज्म के थिंकर के बीच में डिबेट हो रही है। किसको लेकर हो रही है कि आईआर की ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी क्या होनी चाहिए। एकदम अपना फंडामेंटल क्लियर करिए यहां पे। अब देखिए इस पे हम डिबेट अपनी स्टार्ट कर दे। देखिए रियलिज्म का जो आर्ग्यू है, यानी जो रियलिस्ट का आर्ग्यू वो क्या है कि एनार्की तो है, देखिए, और एनार्की का मैंने सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में भी मैंने यही बताने का कोशिश करा कि एनार्की के कंसेप्ट को सभी मानते हैं, एनार्की के कंसेप्ट को सभी मानते हैं, और कुछ बोलते हैं कि ये है, कुछ बोलते हैं ये बनाई गई है, मगर इस कंसेप्ट को अवहेलना नहीं करते, ठीक है, एनार्की को। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए कि रियलिस्ट आर्ग्यू दैट स्टेट ऑपरेट इन अ कंडीशन ऑफ एनार्की, ठीक है। जो एक्टर्स होते हैं, जो राज्य होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, यहाँ पे एक्टर का मतलब राज्य, वो कहाँ पे ऑपरेट करते हैं, एनार्की में ऑपरेट करते हैं। क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल है वो क्या है, जहाँ पे कोई किसी का
सगा संबंधी नहीं है। कई बार इस तरीके से डिफाइन करा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होता और कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। यानी अंतर्राष्ट्रीय या फिर जो इंटरनेशनल है, वहाँ पे कोई हमारा सच्चा दोस्त नहीं है और कोई सच्चा हमारा दुश्मन नहीं है। ये बदलते रहते हैं, ये वेरी करते रहते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। तो जब स्टेट ऑपरेट करता है इस एनार्की में, जहां पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो वहां पे करते क्या है स्टेट्स, वो क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर और सर्वाइवल को सिक्योर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए जहां पे करते क्या है राज्य कि अपनी शक्ति को समतुल्य करते रहते हैं, बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चाइना स्ट्रांग है कई मायनों में, ठीक है, इंडिया से, ठीक है, इकोनॉमी के मायने में कह सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चाइना को काउंटर करने के लिए उसका बैलेंस ऑफ पावर, यानी हम यूएस से दोस्ती कर रहे हैं, रशिया से कर रहे हैं, ठीक है, हम आसियान ग्रुप का पार्ट है। तो ये क्या है, एक तरह से हम बैलेंस ऑफ पावर ही तो कर रहे हैं कि हाँ, नो डाउट आप हो सकता है कि आपकी जो जमीन है जो भौगोलिक दृष्टि से आप बहुत हावी हैं, पॉपुलेशन के तौर पे भी, अब तो पॉपुलेशन लगभग बराबर ही हो गई है, मगर बहुत सारी चीज़ों में, लॉजिस्टिक्स में देख लीजिए, तो हम क्या करते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि हमें क्या सिक्योर करना है, कि हम भी अपना सर्वाइवल, यानी हम भी जीवित रहें और हम भी अपने आप को सिक्योर करें, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है वो रियलिस्ट सोच के चलते हैं कि जो राज्य है वो किसमें, एक अराजक व्यवस्था में कार्य करता है, और वो ये ढूंढता है कि हम बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखें, कि कोई भी राज्य हमारे से आगे ना पहुंच जाए, वो हम पे हमारा दमन ना करे, और हम भी अपने सर्वाइवल को सुनिश्चित करें। अब दूसरा पॉइंट लिखिए कि इंटरनेशनल रिलेशन, देखिए अगर रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, तो वो क्या है, एक पावर पॉलिटिक्स की जगह है, ठीक है। जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो कौन सी जगह है, यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स की जगह है, जहां पर हमें अपने राष्ट्रहित को मजबूत करना है, ठीक है, अपने क्या करना है, राष्ट्रहित को मजबूत करना है, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा देखिए कि रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ठीक है। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मगर फिर भी हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे देशों ने केवल मॉरल क्लेम दिया कि आप सब क्यों तेल खरीदते हैं, मगर हम सबके भी नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी नेशन काम करता है, कोई भी स्टेट काम करता है, तो वो कोई भी फ्री में काम नहीं कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। हर देश, हर इंस्टीट्यूशन अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो यहां पे हम मॉरल क्लेम्स को ना हम पीछे छोड़ देते हैं, हम मोरालिटी को साइड में रखते हैं रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से, ठीक है। रियलिस्ट जो यथार्थवादी है, इनको क्या बोलते हैं, रियलिस्ट को यथार्थवादी। जो यथार्थवादी बोलते हैं कि अपने जो नैतिक, जो आपके जो मॉरल है ना, उसको साइड रखो, केवल और केवल आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करो, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो रेल्म है ना, जो एरिया है, वो क्या है, पावर पॉलिटिक्स की जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोरल क्लेम्स क्या होता है, कई बार इररेलेवेंट हो जाते हैं, जो नैतिक दावे होते हैं वो कई बार अप्रासंगिक हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये देते हैं कि देखिए ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना रियलिस्ट की, वो ये बोल रहा है कि देखिए हम अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे बना रहे हैं। आज तक का इतिहास है, ठीक है, हमेशा युद्ध होते आए। एक ताकतवर देश ने कमजोर देश पे हमेशा क्या करा है, प्रहार करा है, ठीक है। युद्ध हमेशा होना ही है, ठीक है। तो जो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, हिस्ट्री से करते हैं, कि देखिए हिस्ट्री में कितने वॉर हुए हैं और ये वॉर होते रहेंगे,
ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट इनका ये है, क्या है कि यथार्थवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का चरित्र इतिहास के माध्यम से अपरिवर्तित रहा है। मतलब कोई चेंज ही नहीं आया, युद्ध होते रहे हैं, जो युद्ध है निराशाजनक हट है उसके द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए जो आगे ये जो थिंकर्स हैं जैसे केनेथ वॉल्ट्स हो गए, जब आप रियलिज्म का थ्योरेटिकल पार्ट जब आप करेंगे, जैसे जो सिलेबस में दिया है यहाँ पे जो रियलिज्म है न्यो रियलिज्म है, तब केनेथ वॉल्ट्स, अब देखिए ये जो आपको थिंकर है ना ये केनेथ वॉल्ट्स, ये आपको रियलिज्म जब हम करेंगे न्यो रियलिज्म या जो, तब इनका प्रमुखता से आपको इनके थ्योरी के बारे में पता चलेगा। मगर यहाँ पे जो हमें करना है वो केवल एक इनका एक कोट लेके चलना है कि जब ये इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि ये भी रियलिस्ट स्कूल से आते हैं, यानी जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म है उस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, तो ये भी बताते हैं कि देखिए जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये क्या है, एक तरह से एक निराशाजनक हट है। ठीक है। किस तरीके से संबंधित करते हैं, संघर्षों के निराशाजनक हट के रूप में वर्णित करते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन एज हैविंग अ डिसमेइंग परसिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। वहीं दूसरे जो मार्टिन वाइट हैं वो भी अलग तरीके से बोलते हैं कि ये एक ऐसा रेल्म है, यानी एक ऐसा एरिया है जो कि दोबारा या फिर रिकर्ड होता रहता है, या रिकरेंस इसकी होती रहती है, जो इसकी पुनर्वृत्ति है और दोहराव होता रहता है। ठीक है। तो जो आईआर है ना, जो आईआर को जो रियलिस्ट देखते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये चेंज नहीं होता, ये ऐसे ही है, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। ये इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है। हो सकता है कि जैसे कुछ टाइम के लिए युद्ध रुक जाए, मगर युद्ध हमेशा होते रहेंगे, ये इनका थॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और ये जो पुराने थिंकर्स हैं, जो क्लासिकल रियलिज्म, जब हम रियलिज्म करेंगे तो इन सब के नाम आएंगे। ठीक है। जैसे जिसमें थुसिडिडस है जिन्होंने पेलोपोनेशियन वॉर के बारे में लिखा था। ठीक है। तो ये सबसे एंशिएंट थिंकर है थुसिडिडस। मेकियावेली का आप सबने नाम सुना होगा, तो ये भी एक एंशिएंट थिंकर है रियलिज्म में। हॉब्स भी एक इसी के अंदर एक थिंकर माने जाते हैं, मगर इतना ज़्यादा हमें हॉब्स को नहीं पढ़ना होता है, बट थोड़ा बहुत इनका अंडरस्टैंडिंग हम जरूर पढ़ेंगे। तो यही बोलते हैं कि देखिए जो रियलिस्ट का अंडरस्टैंडिंग है ना वो ना एक तरह से कंटिन्यू बना रहा है। ठीक है। अगर हम इन पुराने थिंकर्स को भी पढ़े ना तो बहुत सारी जो हमारी आज की चिंताएं हैं ना वो दूर हो सकती है। जैसे एक तरीके से देखिए हम ना कौटिल्य को भी हम रियलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट के अंदर ही हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, या फिर करते हैं। बहुत सारे थिंकर्स हैं बोलते हैं कि जो कौटिल्य है वो क्या है, एक रियलिस्ट है। ठीक है। और रियलिस्ट क्या बोलता है कि वो एक तरीके से भांप लेता है कि ये इतिहास में होता है और होता आया है, होता रहेगा। ठीक है। अब देखिए जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है ना वो अलग तरीके से सोचता है। ठीक है। देखिए एनार्की के कंसेप्ट को तो ये भी मानते हैं, मगर इसको कैसे मिनिमाइज करा जाए। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि जो हिस्ट्री क्या है उनके लिए, रियलिज्म जो रियलिस्ट है उनके लिए क्या है कि ये समानांतर चलती रही है। ठीक है। और लिबरल्स जो हैं यानी उदारवादी, यानी जिनको आप आइडियलिस्ट भी कह सकते हैं, उनके लिए क्या है, हिस्ट्री क्या है, एक प्रोग्रेसिव है। ठीक है। क्या है, प्रोग्रेसिव, यानी ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव है, आगे की ओर बढ़ती जाती है। और जो रियलिस्ट है वो स्टैटिक समझते हैं या साइक्लिकल व्यू समझते हैं। ठीक है। तो क्या हिस्ट्री क्या है इनके लिए, एक स्टैटिक है, वो ऐसी ही चलती रहेगी। और जो लिबरल्स हैं उनके लिए प्रोग्रेसिव है। देखिए जो इनका जो एम्फेसिस है ना वो क्या है, इंडिविजुअल, व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है। व्यक्ति को ये मानते हैं कि जो व्यक्ति की जो क्षमता है ना, व्यक्ति के जो कर्म है ना, उससे हम बहुत सारी चीज़ों को इनोवेट कर सकते हैं, और जो ये जो वॉर वाली सिचुएशन है ना इसको कम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं कि दे एम्फेसाइज ह्यूमैनिटीज कैपेसिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, कि ये इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं कि ठीक है हम आज से 2000 साल पहले एक बारबरिक थे,
या फिर अलग तरीके से जीवन व्यतीत करते थे। मगर 2 साल के बाद जब हमने इतनी तरक्की हासिल कर ली, इतना साइंस, इतना प्रोग्रेस आ गया, तो हम उस तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे जिस तरीके से हम 2000 साल पहले व्यवहार करते। ठीक है, तो ये एक तरह से इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं कि जो ह्यूमन के अंदर इम्प्रूव करा जा सकता है, ह्यूमन नेचर को हम आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट इनका कि लिबरल्स अग्री दैट वर्ल्ड इज एनार्किकल। देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये अग्री करते हैं एनार्की है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, और क्या है, वॉर प्रोन है, मतलब युद्ध होने की हमेशा संभावना बनी हुई है। ठीक है, मगर ये एक बिलीफ रखते हैं, एक पॉसिबिलिटी रखते हैं कि हम इससे बच सकते हैं, इससे निकल सकते हैं। जैसे ये हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करा था ना कि ये क्या है, इट इज़ अ वॉर। हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर क्या था, मैं लिख देता हूं यहां पे, इट इज अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, हर किसी से लड़ाई, एक तरीके से। ये किसका, हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर था। तो हम इस परिस्थिति से निकल सकते हैं। ठीक है, हम ये हॉब्स के जो स्टेट ऑफ नेचर वाला है ना, स्टेट ऑफ वॉर वाला, इस परिस्थिति से हम निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक बिलीफ है कि हम इससे स्केप कर सकते हैं। अब इनकी रणनीति क्या है, अब इनकी रणनीति देखिए कि इनकी 2 प्रमुख रणनीति है, जो लिबरल्स की जो है प्रमुख उदारवादियों की रणनीतियां 2 शामिल है। कौन कौन सी है, एक तो क्या है, पीस थ्रू लॉ, कि यानी हम शांति को ला सकते हैं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में कानूनों का निर्माण करें। तो आप सब देखोगे ना, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे लॉज हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, पीस थ्रू कॉमर्स, कि हम शांति का निर्माण कर सकते हैं कॉमर्स के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से। अच्छा, इस तरीके से सोचिए, देखिए कि आप हैं, आपके पड़ोसी, मतलब आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं। ठीक है, आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपार्टमेंट का एक नियम कानून है। ठीक है, कि कोई किसी दूसरे के डोर पे नहीं जाएगा, नॉक नहीं करेगा बिना बात की कोई हो। तो लॉज के माध्यम से आप एक अपार्टमेंट के जो व्यवहार है लोगों का, उसको रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अपार्टमेंट्स में। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉमर्स। देखिए अगर आपका दूसरे से व्यवहार अच्छा बनता है, अपने पड़ोसी से अच्छा बनता है, कभी आप उससे कोई चीज़ मांग लेते हैं, कभी वो आपसे कुछ मांग लेता है, दोनों में अच्छा तालमेल है, एक तरह से आदान प्रदान अच्छा हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, तो आप क्या उससे युद्ध करेंगे? नहीं, आप उससे शांति बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ये इनकी 2 रणनीति है, इसको अपने दिमाग में लिख लीजिए। एक तो क्या है, पीस थ्रू लॉ, एक दूसरा क्या है, पीस थ्रू कॉमर्स। ठीक है, तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड्स की बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हो। अब मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर ट्रेड अच्छा होगा तो वॉर कम होगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ये इनकी 2 डोमिनेंट स्ट्रेटजीज हैं, इसको प्लीज लिख लीजिए। ठीक है, तो लिबरल्स का ही आर्ग्यूमेंट, अब जैसे देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये किसका आइडिया, एक तरह से लिबरल्स का ही आइडिया है। ठीक है, लिबरल्स क्या करते हैं, देखिए लिबरल्स इसी चीज़ की बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड हो, इंटरनेशनल लॉ बने। ठीक है, ह्यूमन राइट्स बने इंटरनेशनल लेवल पे, सभी को उसको मानना होगा। ऑर्गेनाइजेशंस बने, जैसे यूएनओ हो गया। ये किस लिए, क्योंकि एक वर्ल्ड ऑर्डर हम क्रिएट कर सके, इस एनार्की को हम कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सके। ठीक है, मिनिमाइज, कम कर सके या खत्म कर सके। ठीक है, एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो। अब देखिए हमने बात यही करा था ना कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में एक प्रॉब्लम यही है ना कि यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है। तो यहाँ पे जो आइडियलिस्ट है, वो जो लिबरल है, वो यही मानते हैं कि यहाँ पे हम एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं इंटरनेशनल पे। किसके माध्यम से? ट्रेड के माध्यम से, लॉज के माध्यम से। ठीक है, और इसमें जो की थिंकर्स हैं जो लिबरल ट्रेडिशन से आते हैं, जैसे एक जॉन लॉक हो गए, जॉन स्टुअर्ट मिल हो गए, इमैनुअल कांट हो गए। ठीक है, ये ज़्यादा इमैनुअल कांट की एक परपेचुअल पीस के नाम से एक पुस्तक है, जब आप
आइडियलिज्म जब पढ़ेंगे या लिबरलिज्म पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा उसका आइडिया लेना होगा। तो ये इस तरीके के विश्व की बात करते हैं, इस तरीके से बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत को हमें इस तरीके से देखना चाहिए। अब देखिए जो यथार्थवादी है ना वो इसी चीज़ को काउंटर करते हैं। ये जितना भी जो लिबरलिज्म बात कर रहा है या आइडियलिज्म जो बात कर रहा है वो ये बोलते हैं कि देखिए हमने डिसमिस करते हैं ये जो काल्पनिक यूटोपियन और ये जितनी भी नई आशाएं हैं इन सबको हम रिजेक्ट करते हैं। कि देखिए ये बोलते हैं कि देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन बना, लीग ऑफ नेशन भी एक तरीके से टूट गया, ठीक है। और ये बोलते हैं कि जो एनालिसिस होना चाहिए ना हमारा, जो रियलिज्म बोलता है वो होना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स है किसके, अमॉन्ग नेशंस, जो राष्ट्र और राज्यों के बीच में जो पॉलिटिक्स है हमको उसको स्टडी करना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये इनका पहला डिबेट है जो आपको ये समझना है, ठीक है। तो इसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो अंत में जब हम कंक्लूड करेंगे तो देखिए ये डिबेट है इनके बीच में। ये क्या बोल रहे हैं कि देखिए जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या जो आईआर का जो डोमेन है वो आपका क्या है, जीरो सम गेम है, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल पे किसी स्टेट को फायदा होगा तो किसी को नुकसान होगा ही होगा, यानी जीरो सम गेम है, ठीक है, पहला। और सभी इसी के अंदर हर कोई, इसी व्यवस्था के अंदर हर कोई देश अपना सेल्फ इंटरेस्ट खोजता है जिसे वो नेशनल इंटरेस्ट बोलता है, ठीक है। दूसरी तरफ जो आइडियलिज्म है वो ये बोलता है कि जो वॉर है, जो युद्ध है वो क्या है, अवॉइडेबल है, यानी हम इसको टाल सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस हो या डिप्लोमेसी हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि युद्ध को हम रोक सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द absence of global authority compel state to prioritize सर्वाइवल एंड पावर, ठीक है। वही बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करता है। देखिए हर देश को अपने देश को बचाना है, ठीक है, तो हर कोई इसी काम में लगा रहता है और अपनी सब सारी प्रायोरिटी अपने 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 सर्वाइवल और पावर को देता है, ठीक है। दूसरी तरफ देखिए जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे वो है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैन मीडिएट कन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोट कलेक्टिव सिक्योरिटी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, जिसमें आपकी यूएनओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, आईएमएफ हो गया, या फिर बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो क्या कर सकती है, मीडिएट कर सकती है, यानी मध्यस्थता कर सकती है। देखिए इसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नदियों का बंटवारा था, जो हम देखते हैं कश्मीर की तरफ, तो उसमें जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक तरह से मीडिएट करा, यानी मध्यस्थता करी। तो ये जो आइडियलिस्ट हैं वो यही बात को रख रहे हैं कि देखिए कलेक्टिव सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए और कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। अब देखिए जो रियलिज्म का जो तीसरा आर्गुमेंट है वो ये कह रहा है कि देखिए मॉरल एंड लीगल प्रिंसिपल्स ऑफन हैव लिमिटेड इन्फ्लुएंस इन अ सिस्टम। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है ना इसमें नैतिकता, ठीक है, और कानूनी ये सब प्रिंसिपल्स नहीं चलते, ये रियलिज्म का कहना है, क्योंकि एक तरह से एनार्की है, कोई नैतिकता। जैसे आप देखिए आज के टाइम पे भी बहुत सारे देश अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो या फिर जो यूएन के हैं उनके प्रिंसिपल्स को नहीं मानते, ठीक है। और कई बार वो एक तरीके से उस देश को जो नियम और प्रिंसिपल्स बनाते हैं वो सभी देशों को साथ लेके नहीं चलते। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ना हम ये जो मॉरल और लीगल प्रिंसिपल्स को अपना नहीं सकते, और इनका ना जो इन्फ्लुएंस होता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत कम होता है, ठीक है। और हर देश क्या क्या करता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने लगता है, ठीक है। यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए कि देखिए स्टेट हैव कॉमन इंटरेस्ट। देखिए हर स्टेट को ना अपने समृद्धि करनी है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सभी को क्या करना है, अपना डेवलपमेंट करना है, ठीक है, हर देश को, सिंपल सा क्लियर है। तो ये बात करता है आइडियलिज्म की देखिए हर देश का ना कुछ कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, हर किसी को डेवलपमेंट करना है, तो हम ना ये कॉपरेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये डिबेट है, इस डिबेट को आपको समझना है, ये दोनों के बीच का डिबेट चल रहा था, ये अजम्पशन है इन दोनों के बीच का। अब देखिए जो सब दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिबेट होता है ना, जो सेकंड ग्रेड डिबेट जो बोलते हैं, वो क्या है, दो चीज दो 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 थॉट के बीच में, यानी एक मेथड को लेकर डिबेट है, ठीक है, इसे बोल सकते हैं, या फिर डिबेट ऑफ मेथड, ठीक है, मेथड, इसको माइंड में रखिएगा, ध्यान में, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस में, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें, तो वो मेथड कौन सा होना चाहिए, सबसे बढ़िया मेथड कौन सा होना चाहिए, इसको लेकर डिबेट है, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ परसुइंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हम ज्ञान सबसे अच्छा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा, इसको लेकर डिबेट है, ठीक है। और ये डिबेट कब चल रहा है, 1960 से 1970 के बीच में। अब देखिए ये जो 1960 और 70, तो यहाँ पे क्या है, सोशल साइंस में एक बिहेवियरलिज्म आया। बिहेवियरलिज्म सिंपल सा बोले कि हम जो नेचुरल साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, हम सोशल साइंस में अप्लाई करने लगे, यानी जो साइंस के जो मेथड्स हैं, ठीक है, उसे हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, सोशल साइंस में। मगर जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या बोलता है कि देखिए जो मानव स्वभाव है ना, वो साइंस के माध्यम से नहीं समझ सकते, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसे इंटरप्रेट करने की जरूरत है। जैसे जो साइंस के अंदर एटम और एटम्स जो होते हैं वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं, इंसान उस तरीके से नहीं करता, इंसान अलग तरीके से व्यवहार करता है, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, ठीक है। मगर बिहेवियरलिज्म, जो बिहेवियरलिस्ट थिंकर्स थे, वो क्या बोल रहे थे कि नहीं, जैसे हमने साइंस को, या फिर जो वस्तुओं का जिस तरीके से साइंस अध्ययन करता है, उसी मेथड को हम किस पे लेके आ जाते हैं, सोशल साइंस में। तो जैसे साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है कि जैसे कॉज, कि इस चीज का क्या कॉज है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है, इसका कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है। दूसरा टेस्ट करना, ठीक है। तो साइंस के जो मेथड है, जो साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, रिपीटिबिलिटी हो गई, मेजरेबल हो गई, ये सब प्रिंसिपल्स आप यूज कर रहे हो किसमें, सोशल साइंस में। तो इन दोनों के बीच में ही डिबेट चल रहा है कि एक तरफ एक धड़ा ये कह रहा है कि नहीं, हम साइंस के प्रिंसिपल्स से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ सकते हैं, ठीक है, मगर दूसरा वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये एक मेथड हो सकता है, साइंटिफिक मेथड हो सकता है। दूसरा बोलता है नहीं, ये एक ट्रेडिशनल मेथड ही यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि ये बहुत जटिल साइंस है, मनुष्य को समझना बहुत कठिन है। तो इन दोनों के बीच में डिबेट चल रही है। तो जो बिहेवियरलिस्ट है, या जो बिहेवियरलिज्म को फॉलो करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए। और जो ट्रेडिशनलिस्ट लोग हैं, या जो ट्रेडिशनलिज्म पे जो इम्फेसिस बोलते हैं कि नहीं, क्लासिकल मेथड ही अप्लाई होगा, जो सोशल साइंस का क्लासिकल जो नॉर्मेटिव मेथड है वही, ठीक है। और जो हार्डली बुल है वो इसको फ्रेम करते हैं साइंटिफिक वर्सेस क्लासिकल मेथड, ठीक है। और जब ये फ्रेम करते हैं कि ये साइंटिफिक वर्सेस क्लासिकल है, और ये साथ ही साथ हार्डली बुल क्रिटिसाइज भी करते हैं, देखिए कि जो एस्पिरेशंस हैं साइंटिफिक मेथड की, वो क्या कर रहा है कि जो सेंट्रल इश्यूज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, कई बार इसको इग्नोर कर दे रहा है, असमर्थ है इसको पढ़ने में, ठीक है। तो ये हार्डली बुल का, ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, हार्डली बुल। तो देखिए दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट क्या है, ट्रेडिशनलिस्ट वर्सेस बिहेवियरलिस्ट, यानी क्लासिकल वर्सेस साइंटिफिक। जो डिबेट है वो ये है, देखिए जो क्लासिकलिस्ट है, यानी जो जो परंपरावादी है, वो ये बोलते हैं कि जो मानव व्यवहार है और स्टेट है, उसके बिहेवियर को हम नहीं समझ सकते साइंटिफिक मेथड के माध्यम से, क्योंकि यह बहुत जटिल है। दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि जो पॉलिटिकल बिहेवियर है ना, उसको हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे हम नेचुरल साइंस में और चीज़ों को स्टडी करते हैं, किसके द्वारा, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल पैटर्न से, कि हम ऑब्जर्व करके और मेजर करके हम इनका एक साइंटिफिक वे में स्टडी कर सकते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर को। तो ये दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट है। दूसरा क्या है, देखिए जो दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है उनका, जो ट्रेडिशनलिस्ट है, वो ये बोलते हैं कि हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल इंसाइट्स आर क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन, यानी जो भी हमारा जो ऐतिहासिक
और दार्शनिक जो समझ है, जो हमारे पास इंसाइट्स है, उनका अंतर्दृष्टि है, वो हमें हेल्प करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए। ठीक है। दूसरी तरफ जो बिहेवियरलिस्ट क्या बोलते हैं कि हाइपोथेसिस अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुड बी टेस्टेड थ्रू इम्पीरिकल डेटा, नॉट जस्ट फिलोसफिकल स्पेकुलेशन। कि देखिए ये बात कर रहा है कि हम ना क्वांटिटेटिव वे में हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे जो साइंस के जो जब हम लैब में जाते हैं तो हमारे पास परख नली होती है, तो हम ये बहुत सारी चीज़ें डाल डाल के हम टेस्ट करते हैं ना, तो इम्पीरिकल डेटा होता है कि हाँ हमने इतने % ये डाला, तो उस तरीके से ही चेक करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, जो हमारी जो जो दार्शनिक अटकलें हैं, वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है, द नॉर्मेटिव एंड एथिकल डायमेंशन ऑफ आईआर। ठीक है, कि व्हाट ऑट टू बी आर जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज इंपीरिकल एनालिसिस व्हाट इज। ठीक है। तो ये बात जो कर रहा है आईआर का, जो नॉर्मेटिव और एथिकल डायमेंशन है, इन सबको साथ लेके चलना है। ठीक है। एक तरह से मानक और विश्लेषण, इन सबको साथ लेके चलना है। ये दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्या होना चाहिए और क्या है, इन दोनों को साथ लेके हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं। ठीक है। दूसरी तरफ जो बिहेवियरिस्ट है, द गोल ऑफ आईआर शुड बी जनरेट ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स एंड प्रेडिक्ट्स स्टेट्स बिहेवियर। ये बात कर रहा है कि जो आईआर का जो नॉलेज है ना, वो इस तरीके से हम क्रिएट करें जो कि एक वस्तुनिष्ठ हो, यानी ऑब्जेक्टिव हो, कि ये ट्रू नॉलेज है। ठीक है। एक साइंटिफिक नॉलेज है, और हम बता सके कि कब जो राज्य हैं कब युद्ध करते हैं, कब युद्ध नहीं करते हैं। ठीक है। तो प्रिडिक्ट कर सके, यानी हम भविष्यवाणी कर सके कि हाँ ये इस तरीके से स्टेट बिहेव करेगा, इस तरीके से ये वॉर करेगा। तो दोनों की समझ अलग अलग तरीके की है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिबेट चल रहा है। एक तरफ देखिए जैसे साइंस में होता है ना कि हम एक मॉलिक्यूल को जब ऐड करते हैं परख नली में, और हमें पता है कि ये इसके बाद इसके अंदर उछाल आएगा, ये विस्फोट होगा, तो यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो साइंस क्या करता है, प्रेडिक्ट कर सकता है। ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि साइंस हमेशा उस चीज पे काम करता है जो प्रिडिक्टेबल है। ठीक है। जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, साइंस उस पर काम नहीं करता। कई बार यूं भी हम कह सकते हैं समझने के लिए। ठीक है। मगर यहां पे हम ये क्या बात करें कि नॉर्मेटिव और एथिकल डायमेंशन दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहां पे ये इंपीरिकल एनालिसिस की भी बात कर रहा है। ठीक है। ये बोल रहा है कि हाँ इंपीरिकल एनालिसिस होने चाहिए, मगर जो नॉर्मेटिव है, जो एथिकल है, उसको भी हम इंक्लूड करें। ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिबेट चल रहा है। तो जो इंक्लूड करना है कि देखिए जो हेडली बुल ने जो क्रिटिसिज्म, हेडली बुल है वो यही कह रहे हैं कि देखिए जो आईआर का जो स्टडी है ना, वो हमें एक तरह से हमें ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है। नॉन साइंटिफिक वे में करना चाहिए। ठीक है। हम नॉन साइंटिफिक तरीके से स्टडी करें, क्योंकि जो ये कई बार कठिन हो जाता है कि जो आईआर के अंदर हम इंपीरिकल डेटा कैसे करें। ठीक है। क्योंकि कई बार जो डेटा होता है वो भी कंक्रीट वे में नहीं हमारे पास उपलब्ध होता है। ठीक है। और बहुत सारी नॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं आईआर में। ठीक है। जिसके लिए हमें इंट्यूशंस की ज़रूरत होती है, जजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है। नॉट प्योरली साइंटिफिक वे में हम चल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ये डिफेंड करते हैं क्लासिकल अप्रोच को। ठीक है। जो कि हमारा इंटरप्रेटिव है, हिस्टोरिकल है। ठीक है। नॉर्मेटिव है। ठीक है। और ये थोड़ा सा अपने आप को दूरी बनाते हैं साइंटिफिक अप्रोच से। ठीक है। जो कि प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स को कई बार इंक्लूड करने की कोशिश करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ने के लिए। ठीक है। तो ये जो डिबेट था, खासकर जो ये, इसको हम बोल सकते हैं ये मैथोडोलॉजिकल डिबेट है। ठीक है। जो पहला जो डिबेट था वो था कि आइडियलिस्ट वर्सेस रियलिस्ट के बीच में कि ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी। तो दूसरा मेथड जो है, वो जो दूसरा जो डिबेट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो मैथोडोलॉजिकल डिबेट है कि हम कौन से मेथड्स को
लेकर चले। मगर अभी देखिए देखिए वर्तमान में जब हम सोशल साइंस जो पढ़ रहे हैं, तो आज के टाइम में ना देखिए साइंस का इतना बोलबाला है कि हर डिसिप्लिन में साइंटिफिक प्रिंसिपल या साइंटिफिक मेथड से ही हम स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एक प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, प्लस में हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम दूसरे को दिखा सकते हैं। इसीलिए साइंस की आज लगभग हर डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं महा प्रधानता है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड इसीलिए पॉपुलर है कि वो प्रिडिक्ट कर सकता है और वेरीफाई कर सकता है, डेटा को दोबारा आपके सामने बता सकता है, ठीक है, मेजर कर सकता है। उसके पीछे एविडेंस होता है, हर चीज के पीछे मैंने बोला ना कि कॉज एविडेंस होता है, हर चीज के पीछे टेस्ट करके आपको दिखे, तो ये चीजें हैं। तो अब हम बात करेंगे तीसरी ग्रेट डिबेट की। देखिए ये जो डिबेट है ना, ये इंटर पैराडाइम डिबेट है, ठीक है। ये जो इंटर पैराडाइम डिबेट है, अब इसके अंदर ना जो जो थ्योरिस्ट है वो एक अलग पर्सपेक्टिव में आपके सामने आती है, ठीक है। अब देखिए एक तरफ तो क्या होता है कि रियलिस्ट लोग आ जाते हैं, जो जो रियलिज्म है, जो रियलिस्ट है, प्लस लिबरल्स। लिबरल्स एक तो ये ग्रुप होता है, या फिर बोल सकते हैं पक्ष, लिख लीजिए सबसे अच्छा। एक पक्ष ये होता है, दूसरा जो पक्ष होता है, दूसरा जो पक्ष होता है उसमें अन्य प्लेयर्स आते हैं, जैसे इसमें मार्क्सिस्ट लिख लीजिए, ठीक है। और जो नई थ्योरीज है जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म है, और भी जो थ्योरीज है इनके बीच हो रहा है, ठीक है। यहां पे ये प्लेयर्स लिख लीजिए। तो अगर हिंदी में बोले तो ये अंतर प्रतिमान बहस है, ठीक है। इंटर पैराडाइम, ये वर्ड नोट कर लीजिए, इंटर पैराडाइम। कब हो रहा है ये? 1970 से 80 के बीच में। क्या हो रहा है कि इस समय क्या हो रहा है कि आप देखेंगे ना इस दौर को, एक तरफ तो क्या है, एक तरफ आपका एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ सोशल साइंस आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यानी पोस्ट एनलाइटनमेंट का टाइम आ गया है, ठीक है। और बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म आ चुका है। तो यहाँ पे क्या है, नई नई थ्योरीज इमर्ज हो रही है। तो जो ट्रेडिशनल जो थ्योरीज थी वो एक तरफ हो जाती है, ठीक है, जो उनका अंडरस्टैंडिंग होता है। और जो नई थ्योरीज है वो नई तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करने की कोशिश करती है। जो कंसेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उन सबको एक नए तरीके से देखती है। तो जैसे जो नई नई थ्योरीज है, जैसे ये बोलती है कि जैसे जो आईआर है ना, इसको क्या करा है डिसिप्लिन्स ने, इन दोनों डिसिप्लिन ने इसको क्या कर दिया है, एकदम स्टेट सेंटरिज्म में के तौर पे प्रेजेंट करा है। यानी स्टेट को सेंटर में रख के ये जो थ्योरीज हैं इन सब का निर्माण हुआ, तो एक स्टेट सेंटरिज्म क्रिएट हो गया है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, ठीक है, इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। मगर जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो जो सॉरी इंटरनेशनल स्टेज है, या फिर जो जो इंटरनेशनल लेवल है, उसमें हम इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर सकते स्टेट्स की, बल्कि क्या है, वो इंटरडिपेंडेंट है। कि देखिए इंटरनेशनल स्पेयर में है क्या, अगर मान लीजिए लाइन है, इसके बाहर जो इंटरनेशनल स्पेस है, यहाँ पे क्या है, स्टेट्स क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जो ये जो थ्योरीज हैं ये क्या करती है, स्टेट को एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे लेके चलती है। मगर एक्चुअल में क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे ये इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। ये वर्ड लिख लीजिए, इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। एक दूसरे पे आधारित है, मतलब एक दूसरे पे निर्भर होना। अब देखिए जो ग्रुप 1 में जो थ्योरीज है, जो रियलिज्म है या आइडियलिज्म है, वो बात क्या करती है, देखिए उनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि देर इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब कोई एक रियलिटी है जिसपे हर कोई सहमत है। जैसे मान लीजिए जो लिबरलिस्ट है या फिर जो आइडियलिस्ट है, उनके लिए जो रियलिटी है वो एक है, ठीक है। और वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है कि हाँ एनार्की है और हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस की मदद से, ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, ट्रेड के थ्रू, कॉमर्स के थ्रू, इन सब की। तो रियलिटी ऑब्जेक्टिव है,
ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन में, और जिसको हम साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मगर दूसरी ओर जो नई थ्योरीज हैं, जो सेकंड ग्रुप जो जो चैलेंज करता है, क्योंकि जो नया ग्रुप आया है, जो नई थ्योरीज आई हैं इमर्ज होके, जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी है या पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी है या फिर जो फेमिनिस्ट थ्योरी है या आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, ये सारी पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी है या फिर जो न्यू थ्योरीज है, वो नॉलेज को ही काउंटर करती है कि ये साफ बोलती है कि नॉलेज इज नॉट न्यूट्रल, ठीक है। कोई भी नॉलेज है वो न्यूट्रल नहीं है। तो यहाँ पे जो नॉलेज है, मतलब जो इन थ्योरी ने नॉलेज क्रिएट करा है हमारा इंटरनेशनल को समझने के लिए, वो न्यूट्रल नहीं है, वो कहीं ना कहीं पक्षपाती है, ठीक है। वो किसका पक्षपाती है कि जैसे मान लीजिए कि हैंस जे मोरगैंथो है, मोरगैंथो अपना रियलिज्म का प्रिंसिपल लेके आते हैं, ठीक है। तो वो किसको मदद करना चाहता है, वो किसी चीज अपनी थ्योरी को बिल्ड करना चाहते हैं, अपने अपने स्टेट को बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी स्टेट की वो उसका प्रभुत्व मनवाना चाहते हैं पूरे इंटरनेशनल सोसाइटी से। तो ये कह रहे हैं कि जो नॉलेज क्रिएटेड है ना इंटरनेशनल लेवल पे, वही पॉलिटिकल है, ठीक है। नॉलेज क्या है इंटरनेशनल लेवल, जो मान लीजिए जो हमारी विश्व के लिए जो समझ है ना, वो हमारी क्या है, वो पूरी समझ नहीं है, वो न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, तटस्थ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे बोलते हैं कि जैसे जो कंसेप्ट है एनार्की का, ये भी न्यूट्रल नहीं है, ये तो आइडियलिज्म रियलिज्म ने बनाया है और हम उसको मान के चले। तो ये उस पर क्वेश्चन करते हैं कि जो नॉलेज है, जो कंसेप्ट आपने बिल्ड करा है, वही न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, इट इज नॉट न्यूट्रल प्योरली ऑब्जेक्टिव, कि ये प्योरली ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे यहां पे ये बोल रहा है ना कि देयर इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, तो यहां पे कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। जो इंटरनेशनल स्टेज है वो किसके द्वारा सेव करा जाता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए ये जो स्फेयर है, ये तो आपका हो गया स्टेट का स्फेयर, ठीक है। और ये जो पूरा स्फेयर है, ये पूरा स्फेयर यहां पर, इसको अगर हम मान लें तो ये इंटरनेशनल है, ठीक है, इंटरनेशनल। अब ये जो स्फेयर है, ये जो थ्योरीज बोले कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी में हम समझ सकते हैं, नहीं, ये जो न्यू थ्योरीज है, जो सेकंड ग्रुप है, ये बोल रहा है कि ये जो स्फेयर है ना, ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करा गया है, इट इज शेप्ड बाय हिस्ट्री, ठीक है, कल्चर एंड आइडियोलॉजी एंड कंटेक्स्ट, यानी आइडियोलॉजिकल कंटेक्स्ट। तो ये इनके द्वारा, हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ठीक है, कल्चर हो गया, आइडियोलॉजी हो गया, तो इन सब के द्वारा ये जो स्फेयर है ना इंटरनेशनल, ये शेप हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे अब मान लीजिए कि एक देश है, वो विश्व को किस तरीके से देखता है। देखिए एक तरीके से मैं यहाँ पे एग्जांपल यहाँ लेना चाहता हूँ। देखिए अब देखिए जैसे संस्कृत भाषा, देखिए जो संस्कृत है एक तरीके से वो इंटरनेशनल स्टेज को क्या समझती है कि ये क्या है, जो G20 में भी हमने यूज करा है कि हम एक बड़ी फैमिली हैं, ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। जो वसुदेव कुटुंबकम का आइडिया है वो एंशंट संस्कृत लिटरेचर से आता है। अब वहीं पे देखिए जो वेस्टर्न थॉट है वो क्या समझता है कि नहीं, जो इंटरनेशनल स्टेज है ना वो क्या है, मार्केट, ठीक है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, एक विश्व को एक मार्केट के तौर पे देख रहा है और एक परिवार के तौर पे देख रहा है। तो ये जो वैल्यू सिस्टम है, ये क्या हो रहा है, हमारे हिस्ट्री, कल्चर और आइडियोलॉजी के द्वारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी हमारी समझ बनी है वो एक परिप्रेक्ष्य में बनी है, ठीक है। उसका क्या है, एक संदर्भ है जिसे हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं,
ठीक है, कोई भी नॉलेज क्रिएट हुआ है एक कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट हुआ है। तो ये जो थ्योरीज हैं इनको जब चैलेंज करते हैं तो ये बोलती है कि ये भी एक कंटेक्स्ट में बनी है, और ये थ्योरीज क्या करती है, आपको उठाने का प्रयास करती है, एक तरह से इनलाइटन, एक तरह से आपके क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट भी आता है, क्रिटिकल स्टडीज। तो ये इनका जो आर्ग्यूमेंट है जो ग्रुप वन को लेकर। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जो ग्रुप वन की जो थ्योरीज हैं जैसे आइडियलिज्म, रियलिज्म, जो ये क्या बोलते हैं, सोशल फिनोमिना कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सोशल फिनोमिना। ठीक है, कोई भी सामाजिक घटना होती है या भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय घटना होती है, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, यानी उसका अवलोकन कर सकते हैं और उसको माप सकते हैं। एंड थ्योरीज कैन बी टेस्टेड एंड फैल्सिफाइड, कि थ्योरीज के माध्यम से हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई थ्योरी है कि पूंजीवाद के बाद एक नया दौर आएगा जिसे एक बोलते हैं कि मोनोपोली सोसाइटी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पूंजीवाद आएगा जिसमें कंपटीशन एकदम फेयर होगा, हाँ सब कंपटीशन एकदम फेयर होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, मोनोपोली में क्रिएट हो जाएगा वो। ठीक है, एक इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये जो थ्योरीज हैं ये क्या बता रही हैं, ये टेस्ट भी कर सकती हैं कि जैसे टाइम बीतने के बाद ये ऐसा हुआ या नहीं हो, तो थ्योरीज ये प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्रुप वन की जो थ्योरी है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को लेके चलते हुए, और ये थ्योरीज ये प्रयास करती हैं कि आगे ये हो सकता है। जैसे अब रियलिज्म है, रियलिज्म ये साफ बोलता है कि हाँ ये हिस्ट्री में है कि जो टाइम टू टाइम वॉर होते रहे, युद्ध होते रहे। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें कि देर इज नो सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखिए आप सब जो एक सिंगल रियलिटी को मान के चल रहे हो, ये वाला स्कूल ऑफ थॉट कि एक सिंगल रियलिटी है, नहीं हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीपल रियलिटीज हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के लिए उसकी दुनिया कुछ और है, दूसरे के लिए कुछ और है। जैसे टेस्ट में देखिए, एक को क्या कुछ और पसंद आता है, दूसरे को कुछ और पसंद आता है। तो यहाँ पे जो रियलिटीज हैं वो भी मल्टीपल हो सकती है, ये थ्योरीज क्लेम करती हैं। ठीक है, जो नई थ्योरी है, और आप सबको लग भी रहा होगा कि ये जो थ्योरीज हैं ये थोड़ा लॉजिकली बात करी है। ठीक है, यहाँ पे इनका सिंपल सा ये कहना है, यहाँ पे ये सिंपल सा बात रखते हैं, और यही क्रक्स है कि जो रियलिटी है ना ये कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, ये जितनी भी आपकी रियलिटी है, जैसे मार्केट को लेकर है कि कोई किसी का विचार जो होता है, किसी सोसाइटी का विचार है कि जो मेरी इंटरनेशनल स्फेयर में एक तरह से मैं मार्केट को समझता हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये किसके द्वारा निर्मित करा गया है, ये सोशली कंस्ट्रक्ट कराया गया, यानी आपको उस ढांचे में ढाला गया, आपको उस तरीके के सोचने के लिए प्रेरित करा गया है। तो ये किसके माध्यम से होता है, आपकी लैंग्वेज के माध्यम से होता है। तो वही मैंने लैंग्वेज वाला एग्जांपल लिया, संस्कृत भाषा या जो एंशिएंट लैंग्वेज है वो क्या कर रही है, विश्व को एक परिवार के तौर पे दर्शाने की कोशिश कर रही है कि वसुदेव कुटुंबकर। और वहीं पे अगर इंग्लिश लैंग्वेज या जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है वो किस तरीके से बता रही है कि वर्ल्ड क्या है, एक मार्केट है, इसमें जितना पैसा बनाना है बना लो। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको कंस्ट्रक्ट करा गया, ये नेचुरली नहीं है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करा जाता है, ये जो थ्योरीज बताती हैं ये लैंग्वेज के द्वारा, आइडियाज के द्वारा और पावर के द्वारा। कई बार हमारे ऊपर पावर का भी इन्फ्लुएंस होता है मगर हम देख नहीं पाते। ठीक है, जैसे हम जिस लैंग्वेज में पढ़ाई कर रहे हैं ये क्या है, एक तरह से फोर्स करा जाता है मगर हमें पता नहीं होता। कई बार पावर हमें दिखता भी नहीं है मगर हम उससे ही प्रभावित होकर हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो थ्योरीज हैं, ये जो बड़ी थ्योरी है, ये किस पे फोकस करती है, अपना कॉज एंड एक्सप्लेनेशन। देखिए कॉजल एक्सप्लेनेशन की बात करती है। देखिए कैसे कि देखिए
आइडियलिज्म हो गया। आइडियलिज्म ने एनार्की को डिफाइन करा, हाँ ये क्या है, इसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब कम भी कर सकते हैं, और इसे कम भी कर सकते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर सकते हैं, बिहेवियर को हम ह्यूमन बिहेवियर के दो अच्छा कर सकते हैं, ये सब में विश्वास रखती है। तो यहाँ पे कॉज देती है कि हाँ, अगर मैं ह्यूमन को अगर फायदा दूंगा, अगर उसका ट्रेड अगर मैं अच्छा कर दूंगा, तो वो लड़ाई कम करेगा। और ये डेफिनेटली है भी। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे रहते हैं, कोई सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग अपने काम धंधा में रहते हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे कि लड़ाइयाँ कम होती है। ठीक है, तो कॉजल एक्सप्लेनेशन, तो कॉजल एक्सप्लेनेशन ये वन ऑफ ग्रुप ऑफ स्कूल थॉट प्रोवाइड कराता है, और ये प्रिडिक्ट भी करता है कि ऐसा आउटकम होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दो देश अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे वॉर की सिचुएशन कम होगी। ठीक है, वही जो तीसरा पॉइंट है इस स्कूल ऑफ थॉट का, जो न्यू स्कूल ऑफ थॉट है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही हो तो ये फर्स्ट ग्रुप है आपका, ग्रुप वन, जिसमें इस वाले में इंटर पैराडाइम डिबेट में रियलिस्ट और लिबरलिस्ट, यानी रियलिस्ट और लिबरल्स दोनों साथ में आके एक तरह से चैलेंज करते हैं ये जो नई थ्योरीज आई हैं, और ये ग्रुप टू है। ठीक है, ग्रुप टू। तो जो तीसरा पॉइंट है इनका क्या है, कौन सा है तीसरा, थ्योरीज शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द डीपर मीनिंग एंड पावर स्ट्रक्चर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कि यहाँ पे जो ये जो नई थ्योरीज आई हैं, देखिए इस थ्योरीज के नाम भी लिख लो आप। देखिए एक तो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, दूसरा है कंस्ट्रक्टिविस्ट, तीसरा है क्रिटिकल थ्योरी। ठीक है, क्रिटिकल थ्योरी, पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी, ये सारी थ्योरीज की इनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि हम सबको ना अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना चाहिए, समझने पे। क्यों? क्योंकि जो रियलिटी हम समझ रहे हैं ना, वो एकदम सिंपल नहीं है, एकदम क्लियर कट नहीं है। ठीक है, वो क्या है, एकदम मथी हुई रियलिटी है। ठीक है, मतलब उसके अंदर एक डीपर मीनिंग है। ठीक है, एक डीप डीप मीनिंग है, उस मीनिंग को हमें समझना है। ठीक है, तो और दूसरा क्या है कि पावर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ठीक है, पावर स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे पावर, एक तो डीप मीनिंग हमें समझना है कि जो हम सिंपल मीनिंग लेके चल रहे हैं वो नहीं, एक डीप मीनिंग है। ठीक है, दूसरा पावर स्ट्रक्चर कैसा है, पावर स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे इस चीज़ों को समझना, इस चीज़ों पे फोकस करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिबेट चल रहा है, इंटर पैराडाइम। ठीक है, जो कंसेप्ट आप लेके चल रहे हो क्या वो न्यूट्रल है या नहीं है, जो आप रियलिटी लेके चल रहे हो क्या वही सिंगल रियलिटी है या फिर और कुछ भी रियलिटी हो सकती है, क्योंकि रियलिटी तो कंस्ट्रक्टेड है। तीसरा, हमें अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना चाहिए, जो डीपर मीनिंग है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जो पैराडाइम थे उन्हीं को चैलेंज मिल रहा है, यानी जो प्रतिमान हमने जो बनाए थे इंटरनेशनल को लेके, उसी को चैलेंज वहाँ पे मिल रहा है, जो कि थ्योरीज के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट करता है। अब देखिए 1990 के बाद, या सॉरी 80 के बाद, अभी इसी को लेकर आगे डिबेट चलती है, जिसमें एक तरफ आपके आ जाते हैं पॉजिटिविस्ट आ गए, यानी जो पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट, यानी सापेक्षवादी और उत्तर सापेक्षवादी। अब देखिए यहाँ पे ना ये इसी थर्ड डिबेट को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें नए स्कूल ऑफ थॉट ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे फेमिनिज्म हो गया, पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, क्रिटिकल थ्योरी हो गई, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, ये सारी थ्योरी आके एक नया डिबेट रखती हैं। और इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो ये होता है कि जो थ्योरीज होती है ना, वो हमेशा किसी के लिए होती है। ठीक है, फॉर समवन। ठीक है, फॉर समवन, कि यानी ये जो थ्योरीज बनाई जाती है ना, ये किसी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। ठीक है, किसी पर्पस के लिए बनाई जाती है। अब जैसे रियलिज्म का जो थ्योरी बना था वो किसी पर्पस के लिए बना था कि हाँ, अमेरिका के वर्चस्व को बनाए रखना या फिर यूरोप के वर्चस्व को बनाए रखना। तो यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही बोलते हैं कि ये जो थ्योरी है ये हमेशा किसी के लिए बनाई जाती है कुछ उद्देश्यों के साथ। दूसरा, ये हायरार्की को अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
कि इनसाइड आउटसाइड हायरार्की और एनार्की, कि एनार्की के बाहर और एनार्की के अंदर हायरार्की किस तरीके से होगी, ठीक है। दूसरा, जो रियलिटी है, जो रियलिटी है वो भी क्या है, सोशली और हिस्टोरिकली, सोशली और हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टेड है। ये कोई रियल नहीं है, हो सकती है मल्टीपल रियलिटी। तो यहां से ये फोर्थ डिबेट कंटिन्यू है। तो अगर हम देखें तो निचोड़ यही पाएंगे कि ये ना बहुलतावाद की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो नया स्कूल ऑफ थॉट है, ये बोल रहे हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग है ना आईआर की, इसको हमें प्लूरल करना होगा, कि मतलब और भी सारे आयाम को हमें जोड़ना होगा, ठीक है। एक प्लूरलिस्टिक करेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सबको समाहित होके चले। तो ये था आपका फोर्थ ग्रेड डिबेट, ठीक है। और इसके अंदर जो नई स्कूल ऑफ थॉट आते हैं वो जैसे क्रिटिकल थ्योरी हो गया, ठीक है, फेमिनिज्म हो गया, ठीक है, और पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया। फिर उसके बाद एक और स्कूल ऑफ थॉट आता है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया। और जो थर्ड डिबेट में जो अगर हम देखें प्राइमरली, तो मार्क्सिज्म के तौर पे एक चुनौती मिल रही थी, जो इंटर पैराडाइम, कि जो आपने प्रतिमान बनाया है, जो पैराडाइम बनाया, उसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिबेट्स को हमें पढ़ना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा ये इनिशिएटिव। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दें।